हाँ भाई, तो आज न्यू टॉपिक करना है हमें। बताया था क्या सर ने? नहीं। अब ऑलमोस्ट 1 वीक तक आपकी क्लास चलेगी और हम बायोमोलिक्यूल कंप्लीट करेंगे, है ना? तो हेडिंग लिख लो आप लोग। हेडिंग लिखिए, बायोमोलिक्यूल नेक्स्ट यूनिट। ये आपके मेंस एडवांस दोनों सिलेबस में है। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं। कार्बोहाइड्रेट हम सबसे पहले देखेंगे, फिर इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और फिर लास्ट में विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे इसमें। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आप लोगों ने अभी रिएक्शन पोर्शन से भी रिलेट करेगा, कुछ हो सकता है अभी नहीं पढ़ा हो टेस्ट वगैरह, तो वो आगे जाके जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड से भी रिलेट करेगा। तो 3-4 टॉपिक्स है इसके अंदर। सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एमिनो एसिड, और एक टॉपिक होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखो, सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं इसके, बायोमोलिक्यूल में लिखिए। देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स that are naturally occurring in biological system, macromolecules that are naturally occurring in biological system in biological system। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ब्रैकेट में मेंशन करना एमिनो एसिड, विटामिन्स, एंजाइम एक्सेट्रा। और हेडिंग लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। लिखें इसमें, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, these are optically active polyhydroxy, these are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone, these are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone containing at least one chiral center containing at least one chiral center these are optically active polyhydroxy aldehyde or ketone containing at least one chiral center known as carbohydrate। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसमें मेंशन कर लेना
स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? डीग्लिसरल्डिहाइड। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, कम से कम एक कायरल सेंटर जो कि इसके पास है। अब इससे कितने ही हो सकते हैं, आगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें और ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, तो वो सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, कोई बता सकता है? इसका मीनिंग क्या है? जैसे डी लिखा है ना, डी पॉजिटिव, वैसे आएगा एल पे नेगेटिव होगा। तो प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्टिकली रोटेशन, दैट इज द डेक्स्ट्रो एंड लीवो। देयर इज नो रिलेशनशिप विद डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, उसका डी और एल से रिलेशन नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह का साइन आए, इट मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछें कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? डीग्लिसरल्डिहाइड। या इस तरह से पूछ रहे हैं कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास किस कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड या डीग्लिसरल्डिहाइड। आगे लिखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट पॉइंट लिखें इसमें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट पॉइंट लिखें। क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट, कोई बताएगा क्या होता है? व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? नाम सुना है क्या कभी आप लोगों ने? क्या काम करता है, बोलिए। तो ये तो सभी जानते होंगे ना, फ्यूल। गाड़ी को अगर चलाना है, बाइक को, कार को, तो हम फ्यूल उसके अंदर फिलअप करते हैं। तो हमें ऑपरेट करने के लिए, हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? बायोफ्यूल। भाई एनर्जी दे रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉमन एग्जांपल आप बता सकते हो, शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, या हम यूज करते हैं ग्लूकोन डी, जो क्या होता है? एनर्जी बूस्टर। इट मींस बायोफ्यूल का काम करता है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कई तरह से मिलता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग होगा, या यूं बोल सकते हैं प्लांट्स में अलग फॉर्म में होगा, और एनिमल्स में अलग फॉर्म में होगा। तो एक तरह से क्या काम करता है? बायोफ्यूल का। तो लिखे इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए बायोफ्यूल। Carbohydrate act as a biofuel to provide energy for functioning of living system. To provide energy for functioning of living system. Next one लिखेंगे, carbohydrate used as a storage molecule carbohydrate used as a storage molecule as a starch in plants. Carbohydrate used as a storage molecule as a starch in plants and as a glycogen in animals. Storage molecule as a starch in plants and as a glycogen present in animals. Next one लिखेंगे, important facts पे next one लिखो, D-ribose and, यहां से लिखना, D-ribose and 2-deoxy D-ribose sugar present in
D-ribose and 2-deoxy-D-ribose sugar present in RNA and DNA. और ये पॉइंट कार्बोहाइड्रेट को रिलेट करता है न्यूक्लिक एसिड से. D-ribose and 2-deoxy-ribose sugar present in, तो D-ribose तो होता है RNA में, that is called ribose nucleic acid, and 2-deoxy-D-ribose sugar, that is the DNA deoxyribose nucleic acid. तो ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को रिलेट करता है. इट मींस वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. आगे जब ये पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. लिख लिया? आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. cellulose act as a storage molecule. यूं लिखें cellulose act as a structural material. यूं लिखें structural material. Cellulose act as a structural material of cell wall of plant cell and bacteria. Cellulose act as a structural material of cell wall of plant cell and bacteria. हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Classification of carbohydrates. Monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. आपसे पूछ लें कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किस फॉर्म में होती है? मोनोसैकेराइड. सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ? ग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है, कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन. लेकिन कंडीशन क्या है? कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए. बिकॉज वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव, है ना. व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? जिसको पीपीएल से पास करने पर किस डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये होता है ना पीपीएल से रोटेट करना. तो जो कंपाउंड जिसे भी हम पीपीएल से रोटेट करें दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव. सब आगे यूज आएगा अभी. तो मोनोसैकेराइड सबसे स्मॉलेस्ट है ना. अब क्या होता है कि एक यूनिट और होता है पॉलीमर. पढ़ोगे आप आगे तो कुछ टर्म्स है, जैसे अभी आप लोगों ने लिखा है स्टार्च, सेल्यूलोज, है ना. ये पॉलीमर भी होते हैं. और कौन से पॉलीमर होते हैं? जैसे हम नेचर से गेन कर रहे हैं तो नाम हो जाएगा नेचुरल पॉलीमर. ठीक है, आगे हम लिखेंगे इसको. तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करना है. मेंस के अंदर क्वेश्चन बनता है यहां से थ्योरेटिकल कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड. एग्जांपल पूछे जाते हैं. तो मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. या हम ये बोल सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. तो एग्जांपल क्या आ जाएगा इसके अंदर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ऑलिगोसैकेराइड जिनको हाइड्रोलाइज करें तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें मिले. किनके? बिटवीन 2 to 10. अब अगर सपोज 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की मिल रही है तो यहां पर हम 2 यूनिट जब मिलेंगी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? डाइसैकेराइड. 3 मिलेगी तो क्या बोल सकते हैं? ट्राइसैकेराइड. तो इस रेंज में जितने आ रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? ऑलिगोसैकेराइड, इंक्लूडिंग डाइसैकेराइड. इनमें डाइसैकेराइड किस कैटेगरी में जाएगा? ऑलिगोसैकेराइड. और जब इससे भी ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें मोनोसैकेराइड यूनिट मिले तो वो क्या होते हैं? हमारे पॉलीसैकेराइड, जिसमें एग्जांपल आते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन. बात आ रही है समझ में? तो पहले लिखो आप मोनोसैकेराइड में which cannot be further hydrolyzed.
which cannot be further hydrolyzed. एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, which cannot be further hydrolyzed. एग्जाम्पल लिखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है. नेक्स्ट लिखो ओलिगोसैकेराइड्स में, these carbohydrate on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharide units. These carbohydrate on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharides unit. अब अगर 2 यूनिट मिल रही है तो डाइसैकेराइड हो जाएगा, 3 होगी तो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा. तो ऑल ओवर हम इसको बोलते हैं दैट इज द ओलिगोसैकेराइड. एग्जांपल लिखेंगे इसके अंदर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. एंड नेक्स्ट लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स. इसमें लिखेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ monosaccharides unit. These carbohydrate on hydrolysis give large number of monosaccharides unit. एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन. इस वाले पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. वो अभी आपको लग रहा है फिर मिक्स हो जाते हैं एग्जाम्पल. आगे इन सभी के हमें स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, है ना. तो पॉलीसैकेराइड में आता है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन. ये सभी पॉलीसैकेराइड है. ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड. अगर हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट हमें मिल रही हैं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? ओलिगोसैकेराइड, दैट इज द डाइसैकेराइड. अब स्टार्च के भी फिर 2 पार्ट हैं, उसको मेंशन करेंगे हम, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज. एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है स्टार्च का, जो कवर करता है 80 to 85% स्टार्च पर, और 15 से 20% कवर करता है एमाइलोज. मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च दैट इज एमाइलोपेक्टिन. लिखिए सभी ने. तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक और होता है वैसे मोनोसैकेराइड में, गैलेक्टोज भी होता है, वो अभी हम आगे लिखेंगे. आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बट उसको रहने दो अभी. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 होते हैं मोनोसैकेराइड. सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज दैट इज द ओलिगोसैकेराइड. एक्चुअली क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं, क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक होता है. और पॉलीसैकेराइड जिसमें 2 मतलब मेनी, बहुत सारे या इस रेंज से ज्यादा जो भी मोनोसैकेराइड मिले वो 3 हो जाएंगे, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन. मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च दैट इज एमाइलोपेक्टिन और दूसरा एमाइलोज. नेक्स्ट लिखो आगे हेडिंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर लिखें इस पे पहले स्टेटमेंट.
दोस कार्बोहाइड्रेट, स्टेटमेंट लिखे इसमें, पहले रिड्यूसिंग की बात कर रहे हैं, दोस कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन those carbohydrate which contain free aldehyde or ketonic group, those carbohydrate which contain free aldehyde or ketonic group and reduce Fehling solution, यहाँ लिख रहा हूं मैं, and reduce Fehling solution and Tollens reagent. वापस रिपीट कर रहा हूं, those carbohydrate which contain free aldehyde and ketonic group, free aldehyde or ketonic group and reduce Fehling solution or Tollens reagent known as reducing sugar. और उसी के आगे ब्रैकेट में मेंशन करना प्रेजेंट हेमी एसिटल लिंकेज, प्रेजेंट हेमी एसिटल लिंकेज, दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल लिखेंगे इसमें, ऑल मोनोसेक्राइड्स जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, फिर लिखेंगे माल्टोस एंड लैक्टोस, सुक्रोज मेंशन नहीं करना है। ऑल मोनोसेक्राइड इट मींस क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज नहीं करना है बिकॉज सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। तो ये सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अभी क्लास में पढ़ा है क्या, फेलिंग और टॉलेंस। ये आप डील करोगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। कार्बोनाइल कंपाउंड के केमिकल टेस्ट होते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड है किसमें प्रेजेंट है, तो फेलिंग टेस्ट करेंगे, कीटोन टॉलेंट टेस्ट करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो ना, तो हमने अभी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था एल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड का। तो फ्री एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या रिलेशन होता है दोनों में, दैट इज द फंक्शनल आइसोमर। तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो एंड रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। आप जब 12th क्लास में हो, तो जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा, जो क्या किसका केमिकल टेस्ट है, कार्बोनाइल कंपाउंड का, जो एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने के काम में लेते हैं। जैसे हो सकता है इन दिनों आप लोगों ने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा हो, सुना है क्या, ल्यूकास टेस्ट, दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे फास्ट टर्बिडिटी देता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो दैट इज द केमिकल टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, दैट इज द केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कोहल, आल्सो इंक्लूडिंग एस्ट्रिफिकेशन। तो उसी तरह से दैट इज द केमिकल टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हो और जो रिड्यूस कर दे फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट को, दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर। फिर ब्रैकेट में एक बात और मेंशन की कि जिसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट हो, हेमी एसिटल, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। फिर हमने एग्जांपल लिखे, ऑल मोनोसेक्राइड, दैट इज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज, लैक्टोज, दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन पूछे जाता है यहां से, मैचिंग क्वेश्चन, या डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे नॉन रिड्यूसिंग के लिए, लिखें those carbohydrate do not have free aldehyde or ketonic group, those carbohydrate do not have free aldehyde or ketonic group, do not have free aldehyde and ketonic group and not reduce Fehling solution and Tollens reagent.
not reduced Fehling solution and tolerance reagent known as non reducing sugar, जस्ट उसका उल्टा करना है, not reduced Fehling solution and tolerance reagent known as non reducing sugar, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे प्रेजेंट एसिटल, या आप यूं भी लिख सकते हैं ऑब्लिक करके कीटल लिंकीज, एसिटल या कीटल लिंकेज, जैसे वहां पे लिखा था हेमी एसिटल तो वहां भी लिख सकते हो हेमी कीटल। तो ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है ये आपको कब यूज आएगा, जब स्ट्रक्चर देकर आपसे पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जब आपको स्ट्रक्चर दे दिया और 4 ऑप्शन में पूछा कि कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, अदरवाइज थ्योरेटिकल आपको देखना होगा कि कौन फेलिंग टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, दैट इज द कौन सा होगा नॉन रिड्यूसिंग अदरवाइज रिड्यूसिंग। इसके पहले एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल क्या होगा इसके अंदर, सुक्रोज, सुक्रोज अकेला कौन सा होता है नॉन रिड्यूसिंग, वैसे तो माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज तीनों ही डाइसेक्राइड हैं, तीनों ही ओलिगोसेक्राइड्स के टाइप हैं, लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है और माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है। अब स्ट्रक्चर देखकर पूछें तो वो थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने, कोई सा भी ले लिया, सपोज हमने ले लिया एल्डिहाइड, एक रिएक्शन कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और मैंने इसको हमने इसको रिएक्ट करना है अल्कोहल से, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा तो आप इसको कर सकते हो, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहां पर क्या होगा बोलो, R पॉजिटिव और OH माइनस, यही होगा। तो जब एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो RCH और इस पर आ गया OH और ये OR, ये होगा, ठीक है। अब हम पहला स्टेटमेंट देखो आपका, जहां आप लोगों ने लिखा रिड्यूसिंग शुगर, उसमें क्या लिखा है, प्रेजेंट हेमी एसिटल। तो 4 कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर मैं, देखो कार्बन है एक, उसकी 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी से एल्काइल और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए साथ में, ठीक है। और क्या प्रेजेंट आ रहा है, OH और OR, ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। अगेन कार्बन की 4 वैलेंसी, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन और दोनों ही साइड ईथर आ जाए, ठीक है। फिर अगली कंडीशन, एक हाइड्रोजन से की जगह भी क्या आ गया यहां पर, एल्काइल ग्रुप और ईथर, और यहां पर भी दोनों साइड ईथर, ये 4 कंडीशन है। अब ये कौन सी कंडीशन है देख लो, ये कार्बन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ एक OH लगा हुआ है, एक OR लगा हुआ है, दैट इज द हेमी एसिटल, ठीक है। कहां से आया ये हेमी एसिटल, इसका फादर कौन है, एल्डिहाइड, मेरी बात समझ रहे हो क्या, कहां से आया, एल्डिहाइड से। हेमी एसिटल कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि कार्बन है उससे एक एल्काइल और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कम से कम हो, और उसकी एक वैलेंसी से क्या जुड़ा हो, OH, और एक से क्या जुड़ा हो, ईथर। और अगर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हटाकर दोनों साइड ईथर आ जाए तो अब अगला क्या बन जाएगा बोलो, ये तो हेमी एसिटल हो गया, ये क्या हो गया, एसिटल। बात आ गई समझ में। ऐसे ही फिर इसको आप क्या बोलोगे, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल और कीटल। ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। तो ये कंडीशन आगे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जब काम में आएगी, आपको पहचानना है, स्ट्रक्चर देकर जब पूछें तो हमें देखना होगा कि अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है तो उसके अंदर हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होगा तो वो रिड्यूसिंग होगा, और अगर उसके अंदर एसिटल या कीटल होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। नोट कर लो इसको। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन की जगह R लगा दूं तो ये हेमी कीटल बन जाएगा यहां पर। इसका फादर कौन है, कीटोन।
बढ़े आगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल, क्या कंडीशन होती है। देन ये जो हमने एसिटल और हेमिकिटल लिखा है, ये जब स्ट्रक्चर आगे पढ़ोगे तब आपको वहां पर क्लिक होगा, कैसे पहचानना है वो बताया है। नेक्स्ट आगे मेंशन करो डी फैमिली, और कोशिश करना एक ही पेज में पूरा ड्रॉ करेंगे। और एक्चुअल में हमें यहां पर डिस्कस जो करने वाले हैं वो पहले पूरा इसको ड्रॉ करना होगा। हम ये पढ़ रहे हैं एपीमर्स, है ना। अब एपीमर्स क्या होते हैं तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं। डायस्ट्रीमर जानते, और डायस्ट्रीमर दैट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये तो जानते हैं आप लोग। तो उसी से रिलेटेड है एपीमर्स। जितने भी एपीमर्स होते हैं वो सभी डायस्ट्रीमर्स होते हैं। और जब डायस्ट्रीमर्स हैं तो कायरल सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही क्या है कार्बोहाइड्रेट की, कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हेडिंग लिखो आप लोग डी फैमिली। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डी फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा होता है, स्टार्टिंग में बताया अभी, कौन सा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन। वहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे 6 कार्बन तक इसको लेकर चलेंगे हम, और इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। तो कोशिश करेंगे एक ही पेज में इसको ड्रॉ करें। तो सबसे पहले तो डी फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको मैं यही लिख देता हूं। बन नहीं पाएगा यार। यहां तक लिखो, फिर इसको अभी बढ़ा दे। सभी कोशिश करना एक पेज में बनाए। अगर अगर नहीं बनाए तो इसको फिर फेयर कर लेना आप घर जाकर। तो 3 कार्बन की स्पीसीज है, यहां से हम आगे चलेंगे। इरिथ्रो, डी भी लगा सकते हैं, डी इरिथ्रो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। थ्रियो, 3 से डिवाइड किया 4 मेंबर में। इरिथ्रो मतलब 4 कार्बन स्पीसीज। दैट इज द इरिथ्रो। अभी पूरा ड्यूरिंग द लेक्चर आपको ये लर्न हो जाएगा, बस आप इसको पहले ध्यान से बना लें। इरिथ्रो और फिर दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है थ्रियो। फिर इरिथ्रो से 5 कार्बन पर हम जाएंगे, डी राइबोस। इसको थोड़ा बनाना ही टफ होता है, पूरे एक साथ बनाने का ट्राई करेंगे। डी एरेबिनोस, राइबोस होगा 5 कार्बन स्पीसीज।
फिर डी एरेबिनोस, खास बात इंटरेस्टिंग क्या है कि जब आप ये एक इधर वाला डायग्राम बना रहे हो तो जो दूसरा है उसके C2 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं हम, सेकंड कार्बन पर। तो 5 कार्बन का हो गया डी राइबोस और डी एरेबिनोस। आगे चलते हैं, 6 कार्बन, डी राइबोस को डिवाइड करेंगे आगे, डी एलोस और डी एल्ट्रोस। एलोस एंड एल्ट्रोस, 6 कार्बन। एलोस एंड एल्ट्रोस, 6 कार्बन। पहले मैं इस साइड का बना लेता हूं, फिर आप ड्रॉ करना। फिर एरेबिनोस को फर्दर डिवाइड करेंगे, डी ग्लूकोस एंड डी मैनोस। एरेबिनोस 6 कार्बन, डी ग्लूकोस एंड डी मैनोस। तो डी ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बना लें, एंड डी मैनोस। यहां तक पहले आप ड्रॉ कर लो, और कहीं कोई डाउट हो, दिक्कत हो, नहीं दिख रहा हो तो बता देना। पूरा एक साथ बनाना है इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको इधर ही शिफ्ट कर लिया है। बनाना कैसे है वो एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले इरिथ्रो वाला पार्ट कवर कर लो। इरिथ्रो 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन से 5th में गए, 5th कार्बन है। आप बस इस साइड को ध्यान रखो, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। 4th कार्बन के बाद 5th कार्बन राइबोस। अब जब आप राइबोस से एरेबिनोस बनाओगे तो बस सेकंड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज। फिर राइबोस से 6 पर शिफ्ट हुए, दैट इज द एलोस। एलोस बना दो 6 कार्बन, सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, दैट इज द एल्ट्रोस। इसी तरह से एरेबिनोस को डिवाइड किया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेकंड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, मैनोस बन जाएगा। पहले ही इसको बना लो।
बना लिया। अब इधर वाला ड्रॉ करते हैं। D3O से आगे डिवाइड किया, डी जाइलोस एंड डी लायोस। तो डी जाइलोस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। फिर डी लायोस बना लेते हैं। ये 5 कार्बन। फिर डी जाइलोस से आगे डिवाइड किया ऐसे, डी ग्लूकोज डी आयोडोज। पहले मैं पूरा बना ही लेता हूं उसको, फिर लिखना आप लोग। फिर लायोस से डिवाइड किया, गैलेक्टोस डी टैलोस। ये पूरा डी फैमिली। अब देखो इसको कैसे बनाना है। इधर आपने बना लिया, तो इस वाले में देखना आप, जब हमने यहां से स्टार्ट किया 3O, तो 3O कैसे बना, दैट इज इरिथ्रो, इरिथ्रो का C2 एपिमर, सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ठीक है, पूरे ऑल ओवर स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, सभी एक दूसरे के C2 एपिमर है। एपिमर क्या होता है पूरा अभी डिफाइन करेंगे आगे। तो 3O से आगे डिवाइड किया जाइलोस और लायोस में। तो लायोस याद रखना है, जाइलोस बनाना है पहले। तो जाइलोस के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि थर्ड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है पहले। ये थर्ड पे चेंज कर रखा है मैंने। ठीक है, अब जब आप इसका C2 एपिमर बनाओगे लायोस, तो लायोस में क्या करना है आपको, सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज, बाकी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद जाइलोस से डिवाइड किया गुलोज और आयोडोज। तो गुलोज याद रखना है, आयोडोज उससे बन जाएगा। तो गुलोज में क्या करना है, जाइलोज में क्या किया था, थर्ड पे चेंज किया था, गुलोज में फोर्थ पे चेंज करना है। और जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आयोडोज, दैट इज द C2 एपिमर ऑफ गुलोज, सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज, बाकी सब सेम। लायोस से डिवाइड किया गैलेक्टोज, याद रखना है, टैलोस बन जाएगा। गैलेक्टोज में क्या करना है, थर्ड और फोर्थ पर चेंज करना है, थर्ड और फोर्थ। और जब आप इसका C2 एपिमर बनाओगे टैलोस, तो सेकंड पे चेंज, बाकी सब सेम। तो पहले तो इसको आराम से बिल्कुल साफ साफ पहले नोट कर लो, फिर ऑल ओवर डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक पेज में नहीं बनाओ आपका, तो आप उसको कैसे भी एक पार्ट की कर लिया, फिर दूसरा नोट कर लो, फिर फेयर कर लेना बाद में उसको।
सभी एक दूसरे की C2 एपिमर है। बना लिया भाई? बना लिया? बना लिया क्या सभी ने? तो ऑल ओवर ये है, ऑल ओवर उसका अगर हम ट्रिक देखें तो R4 राइबोस है ना, राइबोस दिख रहा है आपको 5 कार्बन। राइबोस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? एलोस और एल्ट्रोस।
दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर, सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। फिर आता है एरेबिनोज। एरेबिनोज को डिवाइड किया था हमने आगे किसमें, ग्लूकोज और मेनोज में। देख लो आप लोग यहाँ पर, दोनों भी आपस में क्या है, C2 एपिमर। फिर आता है जाइलोस। जाइलोस के दो पार्ट कौन से, गुलोज और आयोडोस। और फिर आता है आपका लायोस के दो पार्ट कौन कौन से, गैलेक्टोज और टेलोस। तो अब एक्चुअल में एपिमर होता क्या है वो लिखेंगे, इसको ड्रॉ कर लिया हो तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लिखो एपिमर्स। लिख लिया। अब ये क्यों बनाया है, ये आपको आगे जाके धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक जहां तक मैं समझता हूँ आपको इन्फॉर्म नहीं होगा कि आज क्लास है आपकी, ये नहीं है ना, था क्या इन्फॉर्मेशन आपको का? तो अगली क्लास में थोड़ा देख कर आना स्ट्रक्चर जो किया ना आपने, ये आपको यूज आगे कैसे आएगा वो आपको धीरे धीरे क्लिक होगा। तो एपिमर्स क्या होते हैं पहले लिखो, एपिमर्स क्या है, दे आर डायस्टीरियोमर्स। एपिमर्स में मेंशन करो, दे आर डायस्टीरियोमर्स which have different configuration. They are diastereomers which have different configuration, across one of the chiral center. Epimers में लिखेंगे they are diastereomers which have different configuration across one of the chiral center. ठीक है, एग्जाम्पल लिखें एपिमर्स में। अगले पेज पे चलते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे। D-allose and D-altrose are C2 epimers. D-allose and D-altrose are C2 epimer. नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल, D-glucose and D-mannose are C2 epimer. Glucose and mannose are C2 epimer. Glucose and mannose are C2 epimer. नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, गुलोज एंड आयोडोज आर C2 एपिमर. गुलोज एंड आयोडोज आर C2 एपिमर. क्रॉस चेक कर सकते हो आप, आपके ने स्ट्रक्चर बनाए हैं अभी, सभी एक दूसरे की C2 एपिमर है. नेक्स्ट लिखेंगे गैलेक्टोज एंड टेलोज आर, गैलेक्टोज and talose are C2 epimer. Galactose and talose are C2 epimer. ठीक है, ये तो सब C2 epimer होगी. तो अब आप बताएंगे मुझे, अगला एग्जांपल फॉर्मेट में लिखो पहले, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, ये C3 epimer ऑफ डी ग्लूकोज बताइए फाइंड आउट करके. C3 epimer ऑफ डी ग्लूकोज बताइए भाई. C3 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज बताइए. फिर अगला बताएंगे C4 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज.
तो उसके लिए आपको वो जो आपने बनाया अभी फैमिली, वो देखना पड़ेगा आपको। फिफ्थ का, हाँ। तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट देकर पूछ ले ना, एग्जाम में आ जाता है C3 एपीमर बताओ, C4 C2 एपीमर, तो कुछ तो जो सिलेक्टेड है वो तो लिख ही लिया हम लोगों ने, है ना। फेमस होता है डी ग्लूकोज और मैनोज, C2 एपीमर, दोनों एक दूसरे के C2 एपीमर है। लेकिन अगर 3 पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो आपको क्लिक होना चाहिए वो चार्ट, वो टेबल अभी जो आप लोगों ने बनाई। किसका C3 एपीमर पूछ रहे हैं? ग्लूकोज का। तो C3 एपीमर क्या होगा ग्लूकोज का? आपके डायग्राम में देखो, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं उसको, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज डी एलोस। चेक कर लो वहां पर आप, एलोस का स्ट्रक्चर देखो। C3 एपीमर पूछ रहे हैं तो ग्लूकोज का और एलोस का स्ट्रक्चर कंपेयर करो। जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके 3rd कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलेगा एलोस के। बात आ रही है कि समझ में? 3rd कार्बन पर, बिकॉज एपीमर्स होते क्या, दे आर डायस्टेरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कायरल सेंटर। किसी एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, अब वो कौन सा कार्बन है वो एपीमर होगा। जैसे अगर वो 2nd कार्बन पर चेंज हो रहा है तो C2 एपीमर, 3rd पर चेंज हो रहा है तो C3 एपीमर। तो अगला बता दो, C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज क्या होगा? C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? गैलेक्टोज। अब आप खुद सोचो, अभी आप आगे बनाओगे वैसे इसको, जैसे एक डाइसेक्राइड जब पढ़ोगे तो डाइसेक्राइड का मीनिंग हो गया कि अगर मैंने उसको पानी में डाला तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया टूटना, और 2 मोनोसेक्राइड में वो ब्रेक हो रहा है। सपोज मैंने सुक्रोज को पानी में घोला, दैट इज द चीनी, शुगर, और जब हमने उसको शुगर को पानी में घोला तो 2 मोनोसेक्राइड में ब्रेक हो रहा है। वो कौन कौन से 2 मोनोसेक्राइड हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों ही मोनोसेक्राइड हैं। सपोज हमने माल्टोस को डिसॉल्व किया तो माल्टोस टूटता है 2 ग्लूकोज की यूनिट में। सपोज मैंने लैक्टोज को डिसॉल्व किया तो लैक्टोज भी 2 मोनोसेक्राइड में ब्रेक होता है, और उसके जो 2 मोनोसेक्राइड होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब अगर किसी को गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद नहीं है, याद भी नहीं रखना है, रटना तो है नहीं, तो याद नहीं है तो उसको किसका स्ट्रक्चर याद है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या होते हैं? तो अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके 4 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? गैलेक्टोज का। बात आ गई समझ में? आपसे पूछने कि भाई एल्ट्रोस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो एल्ट्रोस तो नहीं आता, लेकिन हाँ आपको एलोस, चलो एलोस भी नहीं आता तो ग्लूकोज का तो आता है, तो ग्लूकोज के 3rd पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? एलोस का। आपसे पूछ ले मैनोस का स्ट्रक्चर बनाओ, नहीं आ रहा याद, ग्लूकोज का याद है, और ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या होते हैं? C2 एपीमर, तो उसके 2nd पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, मैनोज बन जाएगा। एंड लास्ट एग्जांपल लिखो, C5 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, बताइए। C5 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, हो गया? क्या होगा? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, आपके उसमें ही देखो टेबल में C5 एपीमर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने C1 नहीं लिखा है, कोई बता सकता है रीजन? C1 एपीमर कहीं नहीं लिखा है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है C1 क्यों नहीं लिखा है?
क्योंकि क्या होता है इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ोगे अभी आगे, आप आगे आएगा एनोमर्स, अभी आप पढ़ रहे हो एपीमर्स, आगे जाके दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसका आंसर इसमें दोगे, इसका इसमें चला जाएगा। तो यहीं पर उसको मार्क कर लेना अपनी लैंग्वेज में। अभी हम बात कर रहे हैं एपीमर्स की। तो एपीमर्स का डेफिनेशन आपने क्या लिखा? दे आर डायस्टेरियोमर्स which have different configuration across the one of the chiral center। किसी एक chiral center पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, क्या वो chiral center 1 है क्या जिसपे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है? नहीं है। अब आपको ध्यान कैसे रखना है? आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन्स पे जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहे हैं दैट इज द एपीमर्स। आप चेक कर लो कि जो आपने C2 एपीमर C3 बनाया है वो CHO के बाद वाला कार्बन है। अगर CHO होता तो वो पहला कार्बन होता एल्डिहाइड का। तो एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स में भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। तो जैसे हम आगे जब डील करेंगे तो ग्लूकोज के दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, फिशर और हॉवर्थ स्ट्रक्चर। तो जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो हमें उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, या हम उसको यूं बोल सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है हॉवर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज द एनोमर्स। तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? अब आंसर यूं देते हैं कि एनोमेरिक कार्बन हमेशा 1 होगा। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हम CHO से 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमें ध्यान रह जाता है कि एनोमेरिक कार्बन 1 होगा। ये ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के पास वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एपीमर्स। और अगर उसी पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, चाहे वो एल्डिहाइड पर हो चाहे कीटोन हो, दैट इज द एनोमर। याद रहेगा आपको? तो अब आप आंसर बताओ C5 एपीमर क्या होगा? C5 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। हाँ भाई, तो एक स्ट्रक्चर देखो, आयोडोस पे फोकस करो सभी, डी आयोडोस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखो आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पर, C5 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इज एल आयोडोस। अब आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर लो। आयोडोस का स्ट्रक्चर है डी, डी कैपिटल डी की बात करें, नॉट स्मॉल डी। तो डी का जो मिरर इमेज होगी वो क्या हो जाएगी? एल आयोडोस। और एल आयोडोस और डी ग्लूकोज को कंपेयर कर लो, उसके C5 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिखेगा, दैट इज द C5 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। उसको बना भी लेना साइड में। तो लिखेंगे C5 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इज एल आयोडोस। और इधर बनाओ आयोडोस और उसका मिरर इमेज बना दो एल आयोडोस। तो आपको ऑटोमेटिक 5 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिल जाएगा। ये OH उधर हो जाएगा। अब अगर किसी को आयोडोस नहीं आता तो गुलोस का स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि गुलोस और आयोडोस में एक दूसरे के क्या होते हैं? C2 एपीमर। तो अगर इसको रटने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो आगे अपने आप इनका इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे नेक्स्ट क्लास में बोलूं कि भाई गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ करो, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों आपस में C4 एपीमर होते हैं। तो आप ग्लूकोज का अगर जानते हो तो आप गैलेक्टोस बना दोगे, ठीक है।
लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो एडिंग। Preparation reactions of glucose वो सबसे फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम स्टार्च। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट लिखो स्टार्च। ब्रैकेट में मेंशन कर लेना कमर्शियल मेथड। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस अगर करें या अगर एंजाइम का नाम लिखना चाहें तो बार्ले में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है डायस्टेज, ये इसको कन्वर्ट कर देता है C6H12O6, दैट इज द ग्लूकोज। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। अब देखो जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना वो अप्लाई भी यहां पर हो रहा है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेक्राइड, अभी लिखा आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में। और अगर पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं, दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड। सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन नोट करेंगे, कमर्शियल मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। C12 दैट इज द सुक्रोज। और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे या पर्टिकुलर एंजाइम लिखना चाहें, यीस्ट से एक एंजाइम सेपरेट करते हैं इन्वर्टेज, तो ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, दैट इज द ग्लूकोज एंड दैट इज द फ्रक्टोज। अब सुक्रोज हमने पढ़ा था ओलिगोसेक्राइड में, अब यहां से प्रूव हो गया दैट इज द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड, बिकॉज जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दो मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं, कौन कौन से? एक ग्लूकोज होगा और दूसरा फ्रक्टोज, और दो मिल रहे हैं, इट मींस क्या होगा? डाइसेक्राइड। और दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, एक ग्लूकोज होता है दूसरा फ्रक्टोज होता है। एंड थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन लिखेंगे फ्रॉम माल्टोज। और माल्टोस का भी हाइड्रोलाइसिस अगर करें या एंजाइम लिखना चाहें, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, ये इसको कन्वर्ट कर देगा ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड, दैट इज द ग्लूकोज। माल्टोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, देख लो आप, हाइड्रोलाइसिस करेंगे लेकिन यहां पर दोनों मोनोसेक्राइड सेम होते हैं, दोनों ही ग्लूकोज मिलेंगे। लेकिन फ्रक्टोज आपको मिलेगा कहां पर? सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब भी हमें ओनली क्या मिलेगा? ग्लूकोज, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। दैट इज अ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर आगे इनको और यूज करते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इनका फॉर्मेंटेशन प्रोसेस से जब इसको पास आउट करते हैं, फॉर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो इससे हम क्या करते हैं? इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं, वाइन प्रिपरेशन मेथड। आगे 12 उसमें आएगा अल्कोहल वाले पार्ट में। लिख लिया सभी ने यहां तक?
तो यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये जितना भी आपने पार्ट लिखा है इसमें मेंस में से काफी क्वेश्चन बनते हैं। हमें यही पता नहीं होता कि ऑलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड कौन से होंगे, रिड्यूसिंग कौन सा होगा, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जितना भी स्टेटमेंट लिखा है सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं जब हम डाइसेक्राइड डील करेंगे। अभी सिर्फ हम मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं, और मोनोसेक्राइड में भी अभी हम लोगों ने डी फैमिली देखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट करा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फिर उसका फिशर प्रोजेक्शन, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन फिर हम बनाएंगे फ्रक्टोज, फिर हमारा मोनोसेक्राइड होगा इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शंस भी देखनी है इसकी, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या, क्या खास बात है इसमें? आप मुझे बता सकते हो डी क्यों लिखा है? डेक्स्ट्रो नहीं बोलेंगे, वो तो ये होता है डेक्स्ट्रो। व्हाट इज द डी? जैसे डी लिखा ना, और मैं मिरर लगा दूं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? एल हो जाएगा, है ना, मिरर इमेज इसका। तो डी और एल, डी कैसे डिसाइड किया? हाँ, डी कैसे डिसाइड किया? तो जो ग्लूकोज का लास्ट कार्बन है, देखो लास्ट ये कार्बन है, लास्ट से जस्ट पास वाला कार्बन है ना, उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अगर राइट हैंड साइड है, दैट इज द डी ग्लूकोज। लास्ट से पहले वाले कार्बन पर जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर राइट हैंड साइड होगा तो वो होगा आपका डी ग्लूकोज, और उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, मिरर इमेज लगा दें तो बन जाएगा आपका एल ग्लूकोज। प्लस माइनस चार्ज रिप्रेजेंट ऑप्टिकली रोटेशन डेक्स्ट्रो एंड लीवो, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। देयर इज नो रिलेशनशिप विद डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, उसका डीएल से कोई लेना देना नहीं है। वो कब काम में आएगा? जब आप पीपीएल से पास आउट करोगे, तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनके एंगल डिसाइड होते हैं, जिसको हम डील करेंगे म्यूटा रोटेशन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमें पूछ रहे थे तो कुछ खास बात दिख रही है आपको इसमें? फिर इसके एविडेंस हम केमिकल रिएक्शन से फाइंड आउट करेंगे। खास बात क्या है कि एक तो एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में, है ना, और काफी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम यूं बोल सकते हैं एक तो एल्डिहाइड है और 4 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, देख लो आप, और एक 1 डिग्री अल्कोहल भी होता है। फिर इनकी एविडेंस फाइंड आउट करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन से कि भाई ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल होता है क्या, इसको कौन प्रूफ कर रहा है, और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन ही क्यों है, ये कौन प्रूफ कर रहा है? बिकॉज ग्लूकोज को एक नाम और हम बोल सकते हैं एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या हो गया? एल्डो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्स 6 कार्बन, ओस का मतलब क्या हो गया? शुगर, एल्डोहेक्सोस। अगर मैंने यहां कार्बन कम कर दिए तो नाम क्या हो जाएगा? एल्डोपेंटोस। कार्बन और कम कर दिए, 4 कार्बन कर दिया, एल्डोटेट्रोस। बात आ रही समझ में? तो हेक्स जितने भी मतलब कार्बन है, ओस रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को। अब वो कितने कार्बन का है वो हम देखें। जैसे मैंने मान लीजिए इसको ऐसे लिख लिया, CHO CHOH और NCH2OH। अब N की वैल्यू रखते जाओ, N की वैल्यू 1 रख दिया तो क्या हो गया? एल्डो ट्रायोस। 2 रख दिया, एल्डो टेट्रोस। 3 रख दिया, एल्डो पेंटोस। इस तरह से। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। आप थोड़ा सा देखकर आना है और डी फैमिली एक बार रिवाइज करके आएंगे। थैंक यू। आपकी ऑलमोस्ट 1 वीक तक मैं ही लूंगा ये क्लास, तो ये पूरे यूनिट हम इसमें कंप्लीट करेंगे।